नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो मैं रविवार के अंक में जो एक बड़ी गलती हुई है, मुझसे बड़ी भूल हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। रविवार के अंक में बोलते हुए मैंने जब पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था, उसके एयरबेस को भारत ने जब उड़ाया उसके बारे में, कि 6 उसके F-16 हैंगर में खड़े खड़े ही ध्वस्त हो गए और F-16 की बजाय मैंने राफेल बोल दिया था। तो पाकिस्तान के पास तो वैसे भी राफेल नहीं है, तो उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि ये इस गलती की ओर इशारा किया है और ये सचमुच बड़ी गलती है। इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा ये है कि देखिए, कई बार होता है कि किसी संगठन में, और राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक दल में कोई एक नेता आता है ऐसा जिसका विजन बड़ा होता है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, यानी राज्य का नेता है तो राज्य का, राष्ट्रीय नेता है तो राष्ट्र के बारे में जब उसका बड़ा विजन होता है तब वो बहुत कुछ बदलाव करने की स्थिति में होता है और लोग उसकी बात सुनने और मानने को भी तैयार हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही एक नेता मिला असम में, जो असम के मुख्यमंत्री हैं इस समय, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा की भूमिका को आप केवल असम तक सीमित रखकर देखेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे। उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का आधार और उसका व्याप बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी बार असम में सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपको मालूम है कि वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को समझ नहीं सकी। राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से मिलने का समय मिला था उनको, तो राहुल गांधी ने वो बिस्किट उनको ऑफ़र किया जो उनका कुत्ता खा रहा था। बिस्किट की प्लेट आई, उसी में से कुत्ता खा रहा था, उसी को आगे बढ़ा दिया हेमंत बिस्वा शर्मा का। वो दिन और आज का दिन हेमंत बिस्वा शर्मा लौटकर कांग्रेस की तरफ उन्होंने देखा नहीं। तो ये जो अंतर है पार्टी के नेतृत्व में, टैलेंट को पहचानने की, प्रतिभा को पहचानने की, और पहचानने से ज़्यादा उसका किस तरह से और क्या उपयोग होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो असम में पहले से उसका कुछ जनाधार था और एजीपी की सहयोगी पार्टी के रूप में पहले आगे बढ़ी, फिर एजीपी से आगे निकल गई और अरुणाचल प्रदेश में था, इस तरह से मणिपुर में था, कई राज्यों में उसका थोड़ा थोड़ा जनाधार था। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं कि पार्टी थी नहीं, लेकिन उसका एक व्यापक जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विज़न हो, वो शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बने। जब उन्होंने तय किया कि हर महीने केंद्र का कोई एक मंत्री जाएगा और 2 रात नॉर्थ ईस्ट के किसी ज़िले में बिताएगा। और वैसे इसकी शुरुआत जो है इस सिलसिले की अटल जी के सरकार के समय से शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने इसको ज़मीन पर उतारा और व्यापक स्तर पर, उसके अलावा डेवलपमेंट के, चाहे वो हाईवे हो, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो, हवाई अड्डों का बनाना हो, निर्माण करना हो, इन सब की दिशा में, और पावर प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब की दिशा में बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ डेवलपमेंट का, और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कांग्रेस ने करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। उनके रक्षा मंत्री ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने तो सदन में कह दिया था कि जो है, अगर हम सीमा के पास, जो चीन से लगी सीमा है, वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे तो चीन अंदर घुस आएगा। ये डर था उनको। अब समझ लीजिए उनका विज़न क्या था, उनकी सरकार का विज़न क्या था और समझ क्या थी स्ट्रेटेजिक मामलों की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया, वो काम अब एक नेता दक्षिण से उभर रहा है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन एनडीए का घटक है। पूरे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के 5 राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और उसके अलावा तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में इस नेता के विज़न की और इस नेता की लोकप्रियता, उसके जनाधार का फ़ायदा एनडीए और अल्टीमेटली बीजेपी को मिल सकता है। उसकी पार्टी छोटी है, आप समझ गए होंगे अब तक कि मैं बात कर रहा हूँ पवन कल्याण की। उनकी जनसेना पार्टी है। जनसेना पार्टी और पवन कल्याण के प्रयास से ही आंध्र प्रदेश में
बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन हुआ और नतीजा ये है कि आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, और पवन कल्याण वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन पवन कल्याण केवल जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो उनका आधार है वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। अब उनकी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है। उनके साथी लोगों को कहना है कि उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय नेता बनने की है, लेकिन उस अपनी यात्रा में वो बीजेपी को एक बड़ा सहयोगी मानते हैं, बड़ा सहयात्री मानते हैं। वो बीजेपी के साथ मिलकर, और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बहुत पसंद करते हैं। एनडीए की बैठक में नेता का चुनाव हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना था। तब जब पवन कल्याण का नाम बुलाया गया, आए वो बोलने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये पवन नहीं, ये तूफान है। और पवन कल्याण ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया है, जिस तरह से हिंदुत्व के रास्ते पर, सनातन के रास्ते पर और सनातन की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं और उसके अलावा जो बातें कही हैं, वो आज तक दक्षिण भारत में भाजपा का भी कोई नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। तो सनातन के बारे में ख़ास तौर से अगर आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन का बयान, जो एमके स्टालिन के बेटे हैं और इस समय तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2023 में एक बयान दिया था और कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है, कोरोना और क्या क्या तमाम बीमारियों का नाम लिया था, और इसका समूल नाश कर देना चाहिए। तो उदयनिधि स्टालिन का नाम लिए बिना, तेलुगु नहीं तमिल में बोलते हुए पवन कल्याण ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो वैसे दक्षिण के दूसरे राज्य केरल में भी होने वाले हैं, लेकिन तमिलनाडु की बात करें, पवन कल्याण का असर आंध्र प्रदेश में उनका जनाधार है ही, उसके अलावा तेलंगाना में है, कर्नाटक में भी है कुछ उनका जनाधार, और इसके अलावा तमिलनाडु में वो 10 साल तक रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है तमिलनाडु से हुई है, तो लंबे समय तक तमिलनाडु में रहे। और आपको मालूम है कि वो तेलुगु फिल्मों के बड़े लोकप्रिय कलाकार हैं, जिनकी फिल्में तमिलनाडु में भी देखी जाती हैं। और तमिलनाडु में तेलुगु भाषी लोगों की संख्या 15 से 20% है, जिन पर पवन कल्याण का असर है। तो पवन कल्याण की यात्राएं इन दिनों तमिलनाडु की ओर बढ़ गई हैं, और 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये दूसरे फिल्म स्टार होंगे जो एमके स्टालिन के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इसके पहले जो है टीवी के नाम की एक नई पार्टी बनाकर जो सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, विजय, वो सामने आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा, उसका कितना जनाधार है, उनकी लोकप्रियता वोट में कितनी कन्वर्ट होगी, ये किसी को पता नहीं है। तो वो एक तरह से अननोन कमोडिटी हैं, लेकिन डीएमके के लिए खतरा ज़रूर है। अब वो खतरा दूसरों के लिए भी हो सकते हैं, एआईडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें और जो पार्टियां शामिल हैं उनके लिए भी, कि वो प्रो डीएमके वोट काटते हैं या एंटी डीएमके वोट काटते हैं। प्रो डीएमके वोट काटेंगे तो एनडीए को फ़ायदा होगा, एंटी डीएमके वोट काटेंगे तो डीएमके का फ़ायदा होगा। तो ये सब अभी तय होना बाकी है। इसी बीच में पवन कल्याण ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो तमिलनाडु की राजनीति के पानी की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कल जो है तमिलनाडु की राजनीति में उतरने जा रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसके जरिए वो अपना राजनीतिक कद भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, सवाल इस बात का है। उनका जो राजनीतिक लक्ष्य फिलहाल नज़र आता है कि एनडीए की ताकत को बढ़ाना, खास तौर से दक्षिण भारत में। और एनडीए की ताकत को बढ़ाना तो एक बात हो गई। बीजेपी के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि वो सनातन धर्म के साथ, सनातन धर्म का जो एजेंडा है, सनातन धर्म का जो नैरेटिव है, उसके साथ एनडीए को बढ़ाना चाहते हैं। ये दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश के अन्नामलाई, जो बीजेपी के कुछ समय पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कर रहे थे। ये दोनों की कोशिश जो है
घोषित रूप से उस तरह से नहीं कि अन्नामलाई की तो लगभग घोषित रूप से थी, लेकिन अभी तक जो है पवन कल्याण ने घोषित रूप से ऐसा कुछ बोला नहीं है। तमिलनाडु से द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व को ख़त्म करना, असल में खुलकर बोलना इसलिए मुश्किल है कि एनडीए का एक हिस्सा है अन्ना द्रमुक, जो द्रविड़ राजनीति की ही उपज है। तो खुलकर इस तरह से जो है द्रविड़ राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, ये बात न पवन कल्याण बोल सकते हैं और न ही अब के अन्नामलाई बोल सकते हैं। जब तक AIADMK से गठबंधन नहीं था तब तक के अन्नामलाई इस बात को बोलते थे। और तमिलनाडु से भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लोग अब इस द्रविड़ राजनीति का विकल्प चाहते हैं, लेकिन विकल्प कोई मजबूत सामने आ नहीं रहा है। एक उम्मीद थी कि शायद बीजेपी अकेले लड़े कुछ छोटे दलों को साथ लेकर, लेकिन ये बीजेपी को भी समझ में आ गया और उसके नेताओं को भी समझ में आ गया कि लड़ तो सकते हैं, अपनी सीटें भी बढ़ा लेंगे, वोट शेयर भी बढ़ा लेंगे, लेकिन द्रमुक को सत्ता से हटा नहीं पाएंगे। तो अभी बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य तमिलनाडु में है किसी भी तरह से MK स्टालिन की सरकार को हटाना 2026 के विधानसभा चुनाव में। उसके लिए जो भी करना पड़े बीजेपी करेगी और पहला कदम ये उठाया उसने कि अन्ना द्रमुक से समझौता कर लिया विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि ये के अन्नामलाई के पसंद की बात नहीं थी। उनका जो रास्ता था वो दीर्घकालिक और थोड़ा लंबा था और ज़्यादा संघर्ष वाला था। बीजेपी को लग रहा है कि उस रास्ते पर चलकर बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा और ये दूसरा रास्ता उसने जो चुना है कि अन्ना द्रमुक के साथ चलकर DMK को हटाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान है। तो बीजेपी ने ये आसान रास्ता चुना है, इसलिए के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो बीजेपी ने ये बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि तमिलनाडु में के अन्नामलाई के कद का भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनकी अभी तक उनको कोई बड़ा पद मिला नहीं है, मिलेगा इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं देश की उसमें कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला भी इसी में रुका हुआ है, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव का भी मामला रुका हुआ है। हालांकि तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बीजेपी दक्षिण में तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार इस तरह ताकत लगा रही है। और ताकत अकेले नहीं लगा रही है, जितने साथी दल मिल सकते हैं, जितनी शक्तियां मिल सकती हैं, सबको साथ लेने की कोशिश हो रही है। इसमें पवन कल्याण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो उनके आने से जो DMK और MK स्टालिन का तमिल भाषा का कार्ड है वो कमज़ोर होता है। तमिलनाडु से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो एंटी हिंदी कैंपेन चलाने की कोशिश की MK स्टालिन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो उसको वहाँ जन समर्थन नहीं मिल रहा है, ज़मीन पर उसका कोई समर्थन नहीं है। क्योंकि तमिलनाडु की प्रकृति जो है लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आपको मालूम है सबसे विकसित राज्यों में से एक है तमिलनाडु, तो लोगों का आना जाना रोज़गार के लिए, कामकाज के लिए बढ़ रहा है। तो उनको मालूम है कि केवल तमिल बोलकर हम अपना रोज़गार नहीं चला सकते। तो इसलिए MK स्टालिन की इन बातों का ज़मीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये सब बातें सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित है। ऐसे में पवन कल्याण का आना, पवन कल्याण प्रो हिंदुत्ववादी तो समझे जाते हैं, लेकिन उनकी छवि प्रो हिंदी वाला या फिर दक्षिण भारतीय भाषाओं के विरोधी और ख़ास तौर से तमिल विरोधी के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु में रहे हैं इतने समय तक, 1 दशक तक, तमिल फ्लुएंटली बोलना जानते हैं। अभी तमिलनाडु के बड़े चैनल को कई इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि पवन कल्याण का विज़न बिल्कुल क्लियर है। उनके मन में, उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि इस देश में राजनीति करनी है तो सनातन के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। सनातन का विरोध करके राजनीति करना आपके लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा। देश बदल रहा है, देश का वातावरण बदल रहा है। पवन कल्याण को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है।
इसलिए दक्षिण भारत में भाजपा का कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, एनडीए के हिमंत बिस्व शर्मा बन सकते हैं पवन कल्याण। एनडीए की ताकत बढ़े, एनडीए का जनाधार बढ़े, इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो अभी बारी है तमिलनाडु की। हालांकि केरल में उतना उनका कोई असर नहीं है, लेकिन उनके होने का एक साइकोलॉजिकल असर ज़रूर होता है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की ये जो छवि हिंदी भाषी पार्टी की बनी हुई है, उत्तर भारतीय पार्टी की बनी हुई है, उसको तोड़ने में पवन कल्याण मदद करते हैं। तो इसलिए जो है उनका एक मनोवैज्ञानिक असर है। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक की राजनीति में भी उनका असर है। तो आने वाले समय में 2028 में चुनाव होने हैं कर्नाटक विधानसभा के, तो समय पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार बन सकते हैं। कर्नाटक में भी भाजपा को एक छोटा सा कोई जो है प्लस पॉइंट चाहिए। कांग्रेस और भाजपा में अब सीधी लड़ाई हो गई है। बीच का जो बफर था जेडीएस, वो लगभग ख़त्म हो गया है, उसका अलायंस भी हो गया है बीजेपी से। तो वो अलग पार्टी के रूप में उस तरह से उसका एग्जिस्टेंस रह नहीं गया है, नाम मात्र कोई है। बीजेपी अलायंस में जितनी भी सीटें दे दे, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें दी थी, वो मान गए थे। विधानसभा में भी कुछ इसी तरह का होने वाला है। तो ऐसे में ये लड़ाई सीधी हो गई है। तो उसमें कुछ इंक्रीमेंटल चीज़ चाहिए थी जो बीजेपी की, वो प्रोवाइड कर सकते हैं पवन कल्याण। लेकिन अभी तो 28 दूर है, बात 26 की। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इतना समझ में आ रहा है कि एमके स्टालिन और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारी परेशानी में है। मुझे लगता है जब से डीएमके बनी है तब से इतनी बड़ी मुश्किल में वो नहीं रही है, खास तौर से ऐसे समय में जब उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी अन्ना द्रमुक इतनी कमज़ोर हालत में हो। तो अन्ना द्रमुक की कमज़ोरी भी डीएमके के काम नहीं आ पा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, ये स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। ये भी स्पष्ट होगा कि पवन कल्याण तमिलनाडु की राजनीति में या तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अपनी कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका किस तरह का उपयोग करना चाहती है, कितनी मदद लेना चाहती है या उनको कितना उपयोगी मानती है। लेकिन इतना मानकर चलिए, ये केवल 26 की बात नहीं है। दक्षिण भारत में एनडीए और फिर भाजपा के विकास में पवन कल्याण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और वो निभाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।